2 जनवरी 2025 को अमेरिका एक डरावनी सच्चाई से जागा। देश ने खुद को एक बार फिर आतंकवाद के भयानक साये से जूझते हुए पाया। 2 बड़े हमले कुछ घंटों के अंतराल में देश को हिलाकर रख दिया। जैसे ही हमलों की खबरें सुर्खियों और सोशल मीडिया पर छाईं, डर, दुख और गुस्सा जंगल की आग की तरह फैल गया। पहला हमला न्यू ऑर्लियंस के बीचों बीच हुआ। आइकॉनिक बॉर्बन स्ट्रीट पर नए साल का जश्न मनाते हुए भीड़ पर एक अकेले हमलावर, जिसकी बाद में पहचान शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई, ने एक पिकअप ट्रक चढ़ा दिया और फिर गोलियां चला दी। जैसे ही देश न्यू ऑर्लियंस की खबर को समझने की कोशिश कर रहा था, एक और हमला हुआ। इस बार निशाना लास वेगास था, जो मनोरंजन और ऐशो आराम का शहर है। ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर एक जबरदस्त कार बम विस्फोट हुआ, जिससे पूरे शहर में हलचल मच गई। हालांकि दोनों घटनाओं के बीच संबंध अभी तक साफ नहीं है, लेकिन हमलों का समय और उनका एक साथ होना एक भयानक संभावना की ओर इशारा करता है। अमेरिकी धरती पर एक सुनियोजित हमला। जैसे जैसे जांचकर्ता घटनाओं को जोड़ने और हमलों के पीछे के इरादों का पता लगाने के लिए दौड़ रहे थे, देश एक बार फिर असुरक्षा की भावना से जूझ रहा था। न्यू ऑर्लियंस के फ्रेंच क्वार्टर की जीवंत ऊर्जा पल भर में बिखर गई। बॉर्बन स्ट्रीट, जो आमतौर पर संगीत, हंसी और काजुन खाने की मदहोश कर देने वाली खुशबू से जीवंत रहती है, अकल्पनीय आतंक का दृश्य बन गई। इंजन की कर्कश आवाज और उसके बाद धातु के मांस से टकराने की भयानक आवाज ने खुशी के जश्न की जगह ले ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने अराजकता और दहशत के दृश्यों का वर्णन किया। शमसुद्दीन जब्बार द्वारा चलाई जा रही सफेद पिकअप ट्रक भीड़ के बीच से भयानक गति से गुजरी, जिससे लाशें बिछ गईं। जैसे ही लोग चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाने के लिए भागे, जब्बार एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल से लैस गाड़ी से बाहर निकला और गोलियां चला दी। न्यू ऑर्लियंस हमले में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई, क्योंकि बचाव दल खून खराबे के बीच घायलों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कम से कम 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई और दर्जनों अन्य घायल हो गए, जिनमें से कुछ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस हमले ने शहर पर एक गहरा घाव छोड़ दिया, जो हिंसा के हमेशा बने रहने वाले खतरे की एक दर्दनाक याद दिलाता है। हमले के बाद सवाल उठने लगे, शमसुद्दीन जब्बार कौन था और किस बात ने उसे ऐसा जघन्य कृत्य करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे जांचकर्ता जब्बार के बैकग्राउंड में गए, एक परेशान करने वाली तस्वीर उभरने लगी। न्यू ऑर्लियंस हमले का अपराधी शमसुद्दीन जब्बार एक ऐसा आदमी था जिसके अंदर कई विरोधाभास थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से एक जटिल और परेशान करने वाला व्यक्तित्व छुपाए हुए था। एक पूर्व अमेरिकी सेना का जवान जिसने 1 दशक तक अपने देश की सेवा की, जब्बार ने अपने सैन्य करियर के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। उसने अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और अपने देश के लिए कई बलिदान दिए। वह एक गहरे परेशान व्यक्ति भी था जो बढ़ते गुस्से से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई और वह अपने अंदर के संघर्षों से जूझता रहा। टेक्सास में जन्मे और पले बढ़े जब्बार का जीवन ऊपरी तौर पर सामान्य लग रहा था। वह एक साधारण परिवार से था और उसकी परवरिश एक सामान्य अमेरिकी बच्चे की तरह हुई थी। उसकी 2 बार शादी हुई थी, उसने अच्छी जिंदगी जी थी और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उसके परिवार और दोस्तों के लिए वह एक प्यार करने वाला पति और एक जिम्मेदार नागरिक था। हालांकि सामान्यता की आड़ में जब्बार एक काला राज छुपाए हुए था, चरमपंथी विचारधाराओं का बढ़ता जुनून। यह जुनून धीरे धीरे उसकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करने लगा। FBI ने जब्बार की ऑनलाइन गतिविधि से सबूत इकट्ठा करते हुए उसकी डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने उसके इंटरनेट उपयोग के पैटर्न का विश्लेषण किया और उसके चरमपंथी विचारों के विकास को समझने की कोशिश की। कट्टरपंथी वेबसाइटों और मंचों तक पहुंचने वाले डिजिटल निशानों का पता लगाया। इन वेबसाइटों और मंचों पर जब्बार ने अपने विचारों को और अधिक कट्टरपंथी बनाया। ऐसा लग रहा था कि जब्बार इंटरनेट की दुनिया में एक भयानक बदलाव से गुजरा था। उसकी सोच और दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन आया, जो उसके ऑनलाइन अनुभवों का परिणाम था। जब्बार की सोशल मीडिया प्रोफाइल एक ऐसे व्यक्ति की परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती है जो गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ था। उसकी पोस्ट और टिप्पणियां उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती थी। वह अक्सर अप्रवासियों, अल्पसंख्यकों और सरकार सहित विभिन्न समूहों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने वाले पोस्ट शेयर करता और उन पर कमेंट करता था। उसकी नफरत और गुस्सा उसकी ऑनलाइन गतिविधियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था।
उसकी ऑनलाइन गतिविधि व्यक्तिगत शिकायतों और चरमपंथी प्रचार के जहरीले मिश्रण से प्रेरित होकर कट्टरपंथ की ओर प्रमुख रूप से उतरने का संकेत देती है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से हुई, लेकिन इसके परिणाम गंभीर थे। शमसुद्दीन जब्बार के मामले में एक बढ़ते और परेशान करने वाले चलन पर प्रकाश डाला, ऑनलाइन व्यक्तियों का कट्टरपंथीकरण। यह चलन समाज के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इंटरनेट, जिसे कभी जुड़ाव और संचार के साधन के रूप में सराहा जाता था, नफरत और चरमपंथ के लिए प्रजनन स्थल बन गया था। यह परिवर्तन समाज के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। जब्बार का परिवर्तन ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण की खतरनाक शक्ति और इस बढ़ते खतरे से निपटने की तत्काल आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं और समाज को सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। चौथा भाग, हिंसा की गूंज। कार बम ने लास वेगास को हिला दिया। जैसे ही देश न्यू ऑरलियंस हमले से उबर रहा था, एक बहरा कर देने वाला विस्फोट लास वेगास स्ट्रिप पर हुआ, जिससे शहर के प्रतिष्ठित क्षितिज में सदमे की लहर दौड़ गई। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज मीलों दूर तक सुनी गई। विस्फोट का स्रोत ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर एक कार बम विस्फोट हुआ, जो धन और विलासिता का एक विशाल प्रतीक है। इस होटल में अक्सर मशहूर हस्तियों और अमीर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। न्यू ऑरलियंस में हुए हमले के कुछ ही घंटों बाद हुआ यह विस्फोट घबराई हुई भीड़ को सुरक्षा के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। लोग अपने प्रियजनों को ढूंढने और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कार, एक टेस्ला साइबर ट्रक, होटल के मुख्य द्वार के बाहर खड़ी थी। यह वाहन अपनी अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। कई सुरक्षा कैमरों में कैद विस्फोट में एक अंधाधुंध चमक दिखाई दी, जिसके बाद एक विशाल आग का गोला उठा, जिसने वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित किया, और मलबा सैकड़ों फीट दूर तक उड़ गया। इस विस्फोट ने आसपास की इमारतों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। होटल को काफी नुकसान हुआ, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की त्वरित सोच, जिन्होंने संदिग्ध वाहन को देखने के बाद इमारत को खाली करा लिया, ने बड़ी संख्या में हताहत होने से बचा लिया। उनकी सतर्कता ने कई जानें बचाई, ने बड़ी संख्या में हताहत होने से बचा लिया। इस त्वरित प्रतिक्रिया के कारण केवल कुछ ही लोग घायल हुए। जांच का नेतृत्व कर रहे एफबीआई ने लास वेगास बमबारी को आतंकवाद के संभावित कृत्य के रूप में माना। वे हर सुराग की जांच कर रहे थे। तथ्य यह है कि विस्फोट न्यू ऑरलियंस हमले के कुछ ही घंटों बाद हुआ। एक समन्वित हमले के बारे में तत्काल चिंता पैदा हुई। सुरक्षा एजेंसी अब और भी सतर्क है। जांचकर्ता भी निर्धारित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि क्या दोनों घटनाएं जुड़ी हुई थी, और यदि हाँ, तो जिम्मेदार व्यक्तियों या समूहों का पता लगाने के लिए वे हर संभावित सुराग का पीछा कर रहे थे। लास वेगास बमबारी ने सबसे अधिक सुरक्षित स्थानों की विफलता की एक भयावह याद दिलाई। ये घटना सुरक्षा उपायों की पूरी समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाती है। इस हमले में पर्यटन उद्योग, जो लास वेगास अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर्यटक अब इस चमकदार शहर में भी असुरक्षित महसूस कर रहे थे। जैसे ही जांचकर्ता बमबारी से पहले की घटनाओं को छोड़ने के लिए काम कर रहे थे, शहर, जो अपनी चकाचौंध और ग्लैमर के लिए जाना जाता है, आतंकवाद की वास्तविकता से जूझ रहा था। यह घटना लास वेगास के लिए एक काला अध्याय बन गई। पांचवां भाग, डिजिटल प्रजनन स्थल, ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण पर ध्यान केंद्रित। न्यू ऑरलियंस और लास वेगास में हुए हमलों ने एक बेहद परेशान करने वाली वास्तविकता का खुलासा किया। ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण का बढ़ता खतरा। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंटरनेट पर फैलने वाली चरमपंथी विचारधाराएं कितनी घातक हो सकती हैं। एक सामान्य नागरिक से एक सामूहिक हत्यारे में शमसुद्दीन जब्बार के परिवर्तन ने चरमपंथी विचारधाराओं को फैलाने और हिंसा को भड़काने के लिए इंटरनेट की खतरनाक शक्ति पर प्रकाश डाला। यह परिवर्तन एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा सकता है। डिजिटल दुनिया अपने इको चैम्बर और गुमनामी के साथ नफरत समूहों और चरमपंथी संगठनों के लिए एक उपजाऊ भर्ती मैदान बन गई थी। यह एक ऐसी जगह बन गई है जहां विचारधाराएं बिना किसी चुनौती के पनप सकती हैं।
विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने चरमपंथी सामग्री को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्लेटफॉर्मों ने न केवल विचारधाराओं को फैलाया बल्कि उन्हें व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। उपयोगकर्ताओं को व्यस्त रखने के लिए डिजाइन किए गए एल्गोरिदम अक्सर ऐसी सामग्री को बढ़ाते हैं जो मौजूदा पूर्वाग्रहों की पुष्टि करती है, जिससे उपयोगकर्ता और भी अधिक चरमपंथी सामग्री की ओर आकर्षित होते हैं। एक फीडबैक लूप बनाती है जो व्यक्तियों को चरमपंथ के खरगोश के बिल में धकेलती है। यह लूप उपयोगकर्ताओं को लगातार चरमपंथी सामग्री के संपर्क में रखता है, जिससे उनका दृष्टिकोण और भी कठोर हो जाता है। नफरत समूहों ने अपने प्रचार को फैलाने, नए सदस्यों की भर्ती करने और हिंसा भड़काने के लिए इन प्लेटफॉर्मों का फायदा उठाया। उन्होंने इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग अपने संदेश को व्यापक रूप से फैलाने के लिए किया। ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण का मुकाबला करने की चुनौती बहुआयामी थी। इसमें न केवल तकनीकी समाधान शामिल थे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण भी शामिल थे। सरकारों और तकनीकी कंपनियों को हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकने की आवश्यकता के साथ अभिव्यक्ति की आजादी को संतुलित करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। यह संतुलन बनाना एक जटिल कार्य था, जिसमें कई परस्पर विरोधी हित शामिल थे। ऑनलाइन भाषण को विनियमित करने के प्रयासों को अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोग इसे सेंसरशिप के रूप में देखते थे। आलोचकों ने तर्क दिया कि वे नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। यह बहस आज भी जारी है और इसका कोई आसान समाधान नहीं है। हालांकि न्यू ऑर्लियंस और लास वेगास में हुए हमलों ने ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण की वास्तविक दुनिया के परिणामों की एक कठोर याद दिला दी। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बढ़ते खतरे से निपटने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक जरूरी थी। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों को ऑनलाइन चरमपंथी व्याख्याओं का मुकाबला करने और इंटरनेट को नफरत और हिंसा के लिए